हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 को कवर कर रहे हैं, जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए और हमने जे थॉमसन की एटम पढ़ा, मॉडल पढ़ा उसका। देन उसके बाद से हमने फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा। देन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, इन दोनों की लिमिटेशंस भी पढ़ चुके हैं हम। देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ चुके हैं हम। तो अब बारी है बोर मॉडल ऑफ एन एटम की। बोर, जिन्होंने एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया था कि एक्चुअल में आपका एटम दिखने में कैसा होगा। ठीक है, तो बोर एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि एक्चुअल में आपका एटम कैसे होने वाला है। ठीक है, तो बात करें अकॉर्डिंग टू बोर, ये देखिए ये मॉडल है बोर का। इन्होंने क्या बोला कि एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा एंड इसके बाद से कुछ शेल्स होंगी। अच्छा, ये जो शेल्स हैं, ये शेल्स एक इमेजिनरी शेल हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे करके एक पाथ बना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ इमेजिनरी ऑर्बिट ओनली, है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और जो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होगी वो अपने अकॉर्डिंग उस शेल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो बात करें, इन्होंने सबसे पहले बोला कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, है ना, एंड देन उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो शेल है उसका नाम क्या रख दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इस तरीके से इन्होंने शेल के नाम रखने स्टार्ट किए, जिसमें के शेल का मतलब है n इक्वल्स टू 1। अच्छा, n क्या होता है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आप अपनी अभी 11th क्लास में जब आएंगे वहां पर भी आपको, वहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ना है ना, उसमें आप इसको पढ़ेंगे, है ना। तो एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, इसके बाद बात करें तो ये इन्होंने बोर्ड ने क्या किया था, इस तरीके से शेल का नाम रख दिया था, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, जिसमें के शेल का मतलब n इक्वल टू 1 एंड देन एल इज n इक्वल टू 2, एम n इक्वल टू 3 एंड एन एल n इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने शेल के नाम दे दिए थे। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं, टू एक्सप्लेन व्हाई एटम आर स्टेबल, है ना। एटम एक्चुअल में स्टेबल है क्यों, जो कि हमने थॉमसन ने ही बोल दिया था, बट उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थोड़ी दिया था, है ना। तो एक्चुअल में ये बताने के लिए कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, नेल बोर ने क्या किया, एक मॉडल दिया, एक न्यू मॉडल दिया 1913 में, है ना। नेल, अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे ही नहीं, रैंडमली नहीं मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, न्यूक्लियस की तरफ, बट फॉलो द फिक्स सर्कुलर पाथ। बट वो क्या करते हैं, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, जिसे हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। क्या समझे हम, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, मैंने अभी यही बात बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे इधर उधर नहीं घूमते हैं, बल्कि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। और जो उनकी एनर्जी होगी ऑर्बिट की, जो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसे हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, है ना। या फिर हम ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर हम उसे शेल के नाम से जानते हैं, स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट या फिर शेल के नाम से जानते हैं हम उसको, है ना। इन ईच शेल एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सेल में, देखो मैंने जो बात बोली थी कि हर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कुछ एनर्जी होती है ना। सो दीज शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो इसलिए इस शेल को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है ना। और इस शेल को रिप्रेजेंट कैसे किया गया, के एल एम एन एबीसीडी पूरी पढ़ देना, मतलब एबीसीडी से मत स्टार्ट करना, के फॉर काइट से अपनी एबीसीडी स्टार्ट करना, और के फॉर काइट से लेकर पूरी जहां तक भी चली जाए। ठीक है, के एल एम एन ऐसे करके आपकी क्या है, एक्सटेंड कर दी इन्होंने। ठीक है, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, जो कि n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इसमें इन्होंने आगे क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज अलाउड शेल, है ना। जिस सेल की परमिशन उनको मिली होगी, परमिशन कैसे, एक्चुअल में एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो उसी शेल में रिवॉल्व करेगा, उसी को मैं परमिशन का नाम दे रही हूँ, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो उसी शेल में रिवॉल्व करेगा, उससे आगे नहीं जा सकता वो, है ना। एंड नॉट इन बिटवीन देम, और ना वो शेल के बीच में कहीं घूमेगा, ये दो शेल के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं मिलेगा। एक परफेक्ट ऑर्बिट होगा, एक डेफिनेट ऑर्बिट
ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमता चला जाएगा, ठीक है। और वो किस ऑर्बिट पे घूमेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज द k n equals to 1 is the one closest to the nucleus। सबसे पास अगर कोई है तो वो कौन सी है, वो तो बात करें फर्स्ट एनर्जी लेवल के n equals to 1 is one closest to the nucleus and has the least energy, और उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम होगी। the energy of these levels increase as we move away, है ना। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, हमारी शेल्स जो है दूर जाएंगी, वैसे वैसे क्या होगी, इसकी एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। जब वैसे वैसे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है शेल की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एयर शेल इज n equals to 2 is more than that of an electron in the k shell, है ना। and further a shell is from the nucleus, the higher is it energy, जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाएगी शेल उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। मतलब इसकी एनर्जी कम है, देन इससे ज्यादा एनर्जी इस वाले शेल की है, देन इससे ज्यादा इस वाले की है, और इसी तरीके से जितनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा शेल दूर जाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव to another shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to difference between the energy level of the two levels, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर, इसने क्या बोला, देखो अगर अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मुझे नहीं यहाँ पर जंप करना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मुझे इस वाले शेल में जंप करना है, तो वो क्या होगा, ये इसको हम हीट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हीट करना, या फिर हम इसको एनर्जी देंगे। जैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, स्टार्टिंग में तो क्या करेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ऐसे करके वाइब्रेट होगा, है ना, इससे कि वाइब्रेट होगा। एक टाइम आएगा कि इसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल चुकी होगी कि जितनी इस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पास होगी, है ना, जितना इस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, जैसे ही उतनी एनर्जी इसके पास आ जाएगी, ये जंप करके ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। क्या करेगा, जंप करके ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। तो ऊपर वाले शेल में जाएगा, और जब तक इसके पास वो एनर्जी है, जब तक हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, तब तक ये उसी शेल में रिवॉल्व करेगा। एंड जैसे ही हमने इसको एनर्जी देनी बंद करी, उस टाइम ये क्या करेगा, वापस जंप मार के अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसकी एनर्जी कट ऑफ किया, ये क्या करेगा, वापस से अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो वही लिखा है ना। और जब ये अपने से ऊपर वाली शेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और जब वो नीचे आएगा वापस, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हर शेल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर शेल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन है जो हर शेल में रह पाए, ठीक। देखिए, तो यू मे बी वंडरिंग हाउ डज द बोर मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ठीक है, किस तरीके से बोर मॉडल ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, है ना। तो ये देखते हैं। तो इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन also move in a circular path around the positively charged nucleus as the Rutherford model। Rutherford ने भी तो यही बात बोल दी थी ना कि positive charge are present in a very small region which is called nucleus and the electron is revolving around that around the nucleus, यही बात बोली थी, है ना, वही इन्होंने भी बोली है। But why don't they lose the energy? But Rutherford ने बोल दिया था they are losing the energy, but ये बोल रहे हैं कि नहीं, फिर भी ये एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने बोला Bohr addressed this by introducing the concept of stationary state। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए किसका, स्टेशनरी स्टेट का। ये इनका एक क्या था, पोस्टुलेट। इन स्टेशनरी स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इन स्टेशनरी स्टेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, है ना। स्टेशनरी स्टेट में जब तक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तब तक उसकी एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इवन थ्रू इट इज इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती भी रहेगी। मतलब क्या बोला इसने कि एक इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंटली मूव करता रहेगा अपने ही डेफिनेट ऑर्बिट में, है ना। तो बोर मॉडल कुड एक्सप्लेन मेनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड मार्क अ मेजर स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो फाइनली बोर ने फाइनली बता दिया कि एक्चुअल में एटम आपका जो है वो स्टेबल कैसे होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एटम जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा, जिसे स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। तो वहां पर उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसीलिए एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी,
है ना। वाई बॉर शेल कॉल द KLMN एंड नॉट ABCD? सही बात है भाई, ABCD से भी तो शुरू कर सकते थे वो नामकरण करना कि K शेल L शेल M शेल, KLMN से क्यों शुरू कर दिया उन्होंने? समझ रहे हो क्वेश्चन, है ना। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए द नेमिंग केम फ्रॉम द अर्ली एक्सरे एक्सपेरिमेंट बाय द फिजिसिस्ट। एक फिजिसिस्ट थे, है ना, चार्ल्स बार्कले। इन्होंने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। और हु कॉल्ड द फर्स्ट ऑब्जर्व एक्सरे के, उन्होंने पहले एक्सरे का नाम के रखा था, है ना। इन्होंने जो है वो ए से स्टार्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इनको था कि कुछ और पॉसिबल रेज भी होंगी जिसकी डिस्कवरी हो मे बी, है ना। कुछ और पॉसिबल रेज होंगी तो उनको आगे रखा जाएगा, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने फॉर द डिस्कवरी पर्पस उन्होंने स्टार्ट किया के से, ठीक है। तो जब उन्होंने के से स्टार्ट किया, तो ऑल्दो नन ऑफ वर एवर फाउंड, बॉर अडॉप्ट द सेम, तो बॉर ने भी वही चीज अडॉप्ट कर ली और उन्होंने भी के फॉर काइट से स्टार्ट किया आपका क्या, नेमिंग करना। लेटर इवन बॉर मॉडल वाज फाउंड टू हैव लिमिटेशन, बाद में बॉर मॉडल में भी लिमिटेशन आई, है ना, जैसे बाकी में भी आई थी। तो क्वांटम द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज प्रपोज्ड, है ना, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। मैं एक बता देती हूँ, जैसे बॉर ने स्टेबिलिटी तो बता दी थी एटम की, लेकिन वो क्या नहीं बता पाए थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, ये नहीं बता पाए बहुत, ठीक है, ये नहीं बता पाए। इसके अलावा इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट दिया अपना, वो हाइड्रोजन से रिलेटेड ही दिया। हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट पकड़ा और जो उनको रिसर्च देनी है उसका रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा आइटम नहीं उठाया, कोई भी दूसरा आइटम उन्होंने नहीं लिया। तो एक ये प्रॉब्लम थी उनकी थ्योरी के साथ, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें उनकी लिमिटेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमें उनकी लिमिटेशंस नहीं पढ़नी है इसमें, है ना। तो हमारा यहाँ तक का ही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देखते हैं व्हाट कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ एन एटम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मास ऑफ एन एटम को पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल शोड दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सही बात है, रदरफोर्ड ने कह दिया था कि ज्यादातर मास जो है वो किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो मास भी न्यूक्लियस में ही होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि पॉजिटिव ही तो भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर सो लाइट, है ना। जो भी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तभी तो उड़ रहे हैं हवा में। बहुत हल्के होने की वजह से इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करते हैं। However, sometime puzzling appeared early in the 20th century. For instance, the hydrogen atom has a one proton, whereas the helium has a two proton. Yet the mass of the helium is about 4 times at that of the hydrogen. अच्छा चलो, यहाँ से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, यहाँ से इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका किसका, न्यूट्रॉन का। कैसे, क्या बोला गया, देखो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, वन प्रोटॉन होने के बाद, ठीक है, वन प्रोटॉन है मतलब। लेकिन बात करें हीलियम की, तो हीलियम में टू प्रोटॉन्स है ना। फिर भी अगर बात करें वेट की, मास की, तो मास हीलियम का 4 गुना ज्यादा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है, मास भी 1 होता है। हीलियम की बात करें तो नंबर 2 एंड मास 4, ठीक है। तो ये तो देखो इससे 4 गुना ज्यादा हो गया ना, है ना। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें एक ही है, नंबर एक ही है तो प्रोटॉन एक ही है, इसमें 2 है क्योंकि नंबर 2, तो मास एकदम से 4 गुना कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आई। अब इसके वजह से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो और है जिसपे मास डिपेंड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे तो आपका मास डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, दिस लेट साइंटिस्ट टू वंडर वेदर बिसाइड प्रोटॉन इज देयर समथिंग एल्स, कुछ और भी है क्या, है ना, न्यूक्लियस के अंदर में जो कि चार्ज, जिसपे चार्ज भी नहीं है, क्योंकि चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कुछ और भी है क्या न्यूक्लियस के अंदर जिसपे चार्ज नहीं है, ठीक है, जिसमें चार्ज भी नहीं है और क्या कहते हैं, जो मास भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से हमारा नया टॉपिक आया क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ये बिल्कुल न्यूट्रल चार्ज से, मतलब ना पॉजिटिव ही है ना नेगेटिव ही है, बिल्कुल जीरो चार्ज है इसके अंदर। लेकिन मास है इसका भाई,
मास तो है इसका, ठीक है। तो इन 1932 दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय द चार्ल्स जेम्स चैडविक, अ स्टूडेंट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। भाई एक बात तो समझ में आ गई, रदरफोर्ड के स्टूडेंट बड़े टैलेंटेड थे, ये तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि रदरफोर्ड के साथ मिलके भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवरीज दी, जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो किया था वो, है ना, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीजें भी उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके की उन्होंने। एंड देन इसके बाद एक और इनके स्टूडेंट्स आ गए, क्या नाम है, एक स्टूडेंट आ गया इनका जेम्स चैडविक, है ना, ये भी रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे, है ना। ही डिस्कवर अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में वो बताते हैं जिसका मास नियरली प्रोटॉन के इक्वल है, बट उसके पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है ना। दिस न्यूट्रल पार्टिकल वॉज नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N. The neutrons are found in the nucleus of all atoms except hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में बताओ। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो हाँ, 118 एलिमेंट में से एकलौता हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सभी के पास न्यूट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो खैर सभी के पास होता है, लेकिन न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के पास नहीं है, इसके अलावा सबके पास है। Thus, the mass of an atom comes mainly from its proton and neutron packed tightly in the nucleus. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो मास आ रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो दिस आल्सो एक्सप्लेन व्हाई एटम आर हेवियर देन द मास ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई ना कि एक्चुअल में प्रोटॉन का मास कुछ और है, फिर भी एटम इतना भारी क्यों दिख रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन नाम की चीज भी एक आ चुकी है, एंड न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता ही है ना। तो पढ़ते हैं अब फाइनली हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। हमने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, है ना, बाय जे थॉमसन, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की, बाय रदरफोर्ड, एंड देन फाइनली हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, बाय चैडविक, है ना, चैडविक। अच्छा, तो इसको याद करने का तरीका एक निमोनिक बताती हूँ मैं। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ना, वो है ईट पर नाच, है ना, ईट पर नाच, है ना, ये निमोनिक है। ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है, ये आप लिख लेना, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। पी से प्रोटॉन, और आर से रदरफोर्ड, ठीक है। एन से न्यूट्रॉन, और सी चैडविक, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका है, इससे तो आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले। साइंटिस्ट के नाम इनके तो याद करना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दी है इन्होंने, है ना। तो इनका नाम याद करने के लिए ये निमोनिक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई की पावर माइनस, है ना, एंड इसके रिलेटिव चार्ज कितना है, -1। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, प्लस है, पी पॉजिटिव, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1+1। एंड बात करें न्यूट्रॉन की, तो n की पावर 0, इट मीन्स हैविंग नो चार्ज, तो कोई रिलेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी पे, फिर एक और थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पास आ गई है, तो देखते हैं इसको। Lighter atoms often have an equal number of proton and neutron. जो हल्के एटम होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे जाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, है ना, तो इस तरीके से। However, as the atom gets heavier, और जैसे जैसे एटम भारी होने लगता है वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, होता क्या है, देखो पहले मैं बताती हूँ फिर हम इसे पढ़ेंगे। होता क्या है कि जब तक एटम छोटा है, देखो एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है, तो सोचो ना, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी सी रीजन में कैसे रह सकता है। भाई सेम चार्ज है तो ये तो रिपल्शन देना चाहिए, और अगर ये रिपल्शन देता तो न्यूक्लियस तो फट जाता। ऐसा ही तो होता कि अगर ये रिपल्शन देता तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए था, है ना। बट न्यूक्लियस फटा नहीं, क्या हुआ, न्यूक्लियस फटा नहीं, क्या हुआ, न्यूक्लियस तो बहुत आराम से बैठा हुआ है।
है ना, और पॉजिटिव चार्ज को लेके बैठा हुआ है। तो ऐसा कैसे? तो इसी के ऊपर हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन को। एक्चुअल में होता क्या है, जो प्रोटोन है, एक प्रोटोन के बाद एक न्यूट्रॉन अरेंज रहता है, फिर एक प्रोटोन रहता है, फिर एक न्यूट्रॉन रहता है। तो जब इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, मैं न्यूक्लियस के अंदर का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखा रही हूँ। जब इस तरीके की अरेंजमेंट होती है तो देखो, दो प्रोटोन के बीच में न्यूट्रॉन आ गया, दो प्रोटोन के बीच में न्यूट्रॉन आ गया। अब जब दो प्रोटोन के बीच में न्यूट्रॉन ऐसे आ गया, ये पेन को न्यूट्रॉन मान लो, ये दोनों प्रोटोन है ना, इन दोनों के बीच में न्यूट्रॉन आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन क्या हुआ? कम हो गया, क्योंकि बीच में तो कुछ आ गया ना, बीच में कुछ आ गया तो रिपल्शन कम हो गया। अब जब रिपल्शन कम हो गया, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इससे क्या है, सफिशिएंट जगह मिल जाती है प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स के चार्जेस जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से रिपल्शन नहीं हो पाता और वो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आसानी से बैठे रहते हैं, है ना। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन तो न्यूट्रॉन से होगा ही नहीं, प्रोटॉन का। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन बात करते हैं जब हम हेवियर एलिमेंट पे आते हैं। अब जब हेवियर एलिमेंट की बात आती है तो प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में हमने ये देखा कि चार्जेस ज्यादा हो गए, चार्जेस ज्यादा हो गए तो रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगी। अब जब रिपल्शन फोर्सेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी तो अब हमें ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत है, ताकि ताकि हम प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल कर सके। तो यही कारण है कि जैसे जैसे जो हमारा एलिमेंट हैवियर होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ताकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहे, ताकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया इस पूरी स्लाइड में वही चीज लिखी है, तो थोड़ा इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है, however the atom gets the heavier their nucleus have many more neutrons than proton. Iron has 26 proton and 30 neutron, है ना। एंड जैसे से बात करें यूरेनियम तक की, जब बात करते हैं यूरेनियम हैव 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन। देख रहे हो इतना ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ऐसा हो क्यों रहा है ना, तो देखते हैं। तो एवरी प्रोटॉन इनसाइड द न्यूट्रॉन रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों ही, क्योंकि ये सारे ही क्या पॉजिटिव चार्ज है ना। तो न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो वो क्या करेगा, रिपल्शन को कम करता है, इंटरवीनिंग करके, बीच में आके, है ना, बीच में आके क्या करता है, रिपल्शन को कम करता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। अभी प्रोटॉन ऐसे रहना चाहिए तो रिपल्शन ज्यादा होता है, लेकिन ये बीच में न्यूट्रॉन आया था तो रिपल्शन क्या है, रिपल्शन क्या है, कम हो जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इस एंड ऑल्सो बाय स्ट्रेंथनिंग द फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स, जो इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स है जो कि क्या करता है, सारे पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। सो द हेवियर एटम नीड्स मेनी मोर न्यूट्रॉन्स टू होल्ड एवरीथिंग इन द न्यूक्लियस टाइटली, है ना। तो इसीलिए हेवियर एटम में हमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे बॉन्ड एटम को और न्यूक्लियस को टाइटली बॉन्ड करके रख सके। ठीक है, तो देखिए इसके बाद एक कटिंग दे रखी थी एनसीईआरटी में, है ना। इस कटिंग में इंडिया साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बीएआरसी, है ना, मुंबई लीड्स advanced neutron scattering experiment using the reactor such as the ध्रुवा। ध्रुवा नाम रखा है इन्होंने, क्या किया, ये देखो ये रिएक्टर्स है, ये रिएक्टर का नाम ध्रुवा रखा है इन्होंने, एक एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग रिएक्टर बनाया हुआ है ना। दिस हैज रिवील्ड key insight into the material like superconductor, battery, electrodes and drug molecules, helping develop better medicines, energy storage and industrial alloy right here in India, है ना। तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, बीएआरसी, है ना, बहुत फेमस रिसर्च सेंटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिएक्टर लगाया हुआ है, जिसका नाम ध्रुवा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें जो मटेरियल्स लगे हुए हैं वो सुपर कंडक्टर्स हैं, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, जो हेल्प करते हैं किस चीज में, आपके मेडिसिन को डेवलप करने में, एनर्जी स्टोरेज में, एंड इसके अलावा इंडस्ट्रीज एलॉय के लिए, है ना। तो ये अब अच्छा, ये चीज आप हमने नोटिस नहीं किया, पुरानी एनसीईआरटी में जो भी चीजें थी वो आपके वर्ल्ड लेवल की चीजें थी, मतलब विदेश में जो सारी कंट्रीज हैं उनके बारे में ज्यादा चीजें दी हुई थी। अच्छा, ये जो एनसीईआरटी है यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा दी हुई, जैसे ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दे दिया, है ना, ये पहले की एनसीईआरटी में नहीं था, ये पूरी कटिंग ही नहीं थी पहले एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बाय 1869 साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ
69 एलिमेंट्स को जानते थे, मोस्ट ऑफ विच वर फाउंड इन नेचुरली ऑन अर्थ, है ना, जिसमें से ज्यादातर नेचुरली मिले थे। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया था, अब क्या है 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ जो है वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं लैब में। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों को मिला के। ठीक है, बात करते हैं अब कुछ सिंबल्स की। ठीक है, तो सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, जॉन डेल्टन, है ना, जॉन डेल्टन रियलाइज दैट द नीड ऑफ द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन्होंने क्या सोचा कि अब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। इन्होंने नाम वाम दे दिया नहीं, कह रहे नहीं, अब स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि केमिस्ट्री पढ़ने थोड़ी सी आसान हो जाए। तो 1803 में इन्होंने एक पिक्टोरल सिंबल दे दिया एलिमेंट्स के लिए, जिसमें देखिए हाइड्रोजन का सिंबल है, फिर ये कार्बन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल दिया है, फास्फोरस, लेड, मर्करी, प्लेटिना और कॉपर, देन आयरन, गोल्ड, सल्फर एंड सिल्वर, है ना। तो ये क्या है, ये इन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल दिए। ठीक, इसके बाद से इन 1813 जो बैचलर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम सिंबल का नाम जो है वो अपने लेटिन नेम से लेंगे। ठीक है, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्फाबेट जो होता है उसी को केमिकल सिंबल ले लेंगे, जो हमने नाम दिया उसका जो अल्फाबेट होगा पहला, हम उसी से केमिकल सिंबल दे देंगे। लेकिन आज के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry, an international scientific organization approves the name and symbol of element, है ना, जो कि क्या अप्रूव करती है, नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के नाम और सिंबल को अब अप्रूव किया जाता है, किसके थ्रू, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बेसिलस ने ये कहा था कि पहले लेटिन नेम से ही हम इनको नाम को जानेंगे और उसी के पहले सिंबल से, पहले अल्फाबेट से हम इनका क्या रख देंगे, इनका सिंबल रख देंगे। तो ज्यादातर जो सिंबल्स थे वो फर्स्ट लेटर से ही रखे गए या फर्स्ट 2 लेटर से रखे गए, है ना। तो जैसे कि बात करें, अगर हमें 2 लेटर का यूज करना पड़ा तो फर्स्ट लेटर तो अपर केस का होगा, यानी कैपिटल लेटर होगा, और सेकेंड जो है वो क्या होगा, वो लोअर केस का होगा, यानी वो क्या होगा, स्मॉल लेटर का होगा, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन तो सिंपल है, लेकिन अब बात करें हीलियम की, तो हीलियम H यानी अपर केस, E यानी लोअर केस का यूज करेंगे, है ना। ऐसी क्लोरीन कैसे लिखते हैं, Cl, है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, अगर हम कोबाल्ट लिखें तो कोबाल्ट कैसे लिखेंगे, CO। अगर हमने कोबाल्ट को CO लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन तो अलग अलग एलिमेंट है। लेकिन मैं अगर इस तरीके से लिखूंगी तो ये मेरा क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हम जान पाते हैं क्या, कि किस तरीके से सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ सिंबल्स लैटिन वर्ड से लिए गए थे, कुछ ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, कुछ जर्मन वर्ड से भी लिए गए थे, है ना। तो फॉर एन एग्जांपल बात करें, Fe, इसका मतलब है फेरन, ये फेरम कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया है। मरकरी, Hg, ये ग्रीक से लिया गया है, किससे, हाइड्रोगैरोस। ठीक है, एंड इसके बाद से बात करें टंगस्टन की, W, जो कि जर्मन से लिया गया है, क्या नाम है इसका, वुल्फ्रम, है ना, वोल्फ्रम। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो इन सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। यहाँ मतलब फुल फॉर्म ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम इन सिंबल्स का, साइंटिस्ट या हम भी एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी सिंबल्स का यूज ज्यादा करना चाहिए फॉर रिप्रेजेंटिंग योर केमिकल्स, है ना। तो देन इसके बाद फिर से पॉज एंड पॉन्डर पे आते हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, है ना। तो इमेजिन यू आर अ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड अ न्यू एलिमेंट। इमेजिन कर लो, इमेजिन करो कि आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, साइंटिस्ट हो और आप एक क्या करने वाले हो, आपने एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया। नेम दिस एलिमेंट आफ्टर योरसेल्फ, है ना, और आपको खुद से नाम रखना है। जस्टिफाइड एट द सिंबल यू हैव चूजन फ्रॉम द IUPAC रूल। ठीक है, तो आपने मान लो आपने कोई एलिमेंट डिस्कवर किया है, तो आप उसका नाम रखिए एंड देन उसके बाद से आपको सिंबल बनाना है उसका सिंबल। लेकिन आपको कैसे बनाना है, सिंबल आपको बनाना है IUPAC रूल के अकॉर्डिंग। IUPAC रूल क्या कहता है कि अगर आप फर्स्ट लेटर ले रहे हैं नाम का तो वो अपर केस का रहेगा, लेकिन अगर आपको सेकेंड लेटर भी लेना पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे, आप लोअर केस का लेंगे। यही तो रूल है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिंबल बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही करेंगे, है ना, क्योंकि इसके आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप कौन सा एलिमेंट डिस्कवर करने वाले हैं ये तो आप ही जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज इफ
एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट सिंबल फॉर द सेम एलिमेंट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होती अगर एक हर साइंटिस्ट एक के लिए मतलब मान लीजिए कॉपर है ना, तो हर साइंटिस्ट कॉपर का कोई कुछ और नाम बोल रहा है, कोई कुछ और नाम बोल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती? तो आप तो खुद ही सोच सकते हो, हम पूरे टाइम कंफ्यूजन में ही रहते कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है ना। अगर वो उस साइंटिस्ट ने कुछ और नाम रखा है, उसने उसका नाम कुछ और बोल दिया, आप कहोगे भाई ये कौन से एलिमेंट की बात करती है ना। आपके अकॉर्डिंग तो वो कॉपर है, लेकिन वो दूसरे वाले साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो वो कुछ और है ना। तो यही कारण है कि ये प्रॉब्लम क्या राइज होने वाली है कि हम जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना, कि कौन सा एलिमेंट को क्या नाम दिया गया है और कौन से एलिमेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको खुद से करने चाहिए, है ना। इसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। चलिए, अब आया हमारा एक टॉपिक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, पहले तो ये ध्यान रखते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? जेड से, जेड से। तो जेड हमेशा किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम of an element is known as the atomic number and it is designated by the symbol Z, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है आपके एलिमेंट में, है ना, आपके इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो वही हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। दिस नंबर डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स केमिकल बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर उसकी आइडेंटिटी है उस एलिमेंट की, उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होने वाला है वो यही नंबर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक लिथियम मेटल लिया है, फिर लिथियम मेटल को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लेवल पे दिखाया है तो उसके एटम दिख रहे हैं, एंड फिर उसको और ज्यादा जूम आउट करने की कोशिश की गई है, तो लिथियम के क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? एटम, पूरा एक एटम दिखा। ये जो एक एटम है उसका न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिख रहे हैं, है ना। एंड जब हम न्यूक्लियस को जूम आउट किया तो फाइनली हम क्या देख सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पिक्चर है, ये भी एनसीईआरटी की कटिंग है ना। तो एनसीईआरटी में ये पिक्चर गिवन है। ठीक है, कि किस तरीके से एक बड़े से लिथियम के मेटल से एक छोटे से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक पहुंचा जाता है। ठीक, ओके, सो सिंस द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, हम जानते ही हैं एटम होल तो न्यूट्रल ही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, है ना। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया। वहीं हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। कैन यू नाउ से दैट द एलिमेंट विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर? तो अब आप कह सकते हो कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है वो एक दूसरे से अलग है, एंड द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइड एन एलिमेंट, और एटॉमिक नंबर ही वो चीज है जिसके वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। इस वीडियो में हमने काफी चीजें कवर कर ली, है ना। अब हम इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो लास्ट पार्ट होगा, और उस लास्ट पार्ट में मतलब 4 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। एंड अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि परेशान मत होइए कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं इसके। हमारा अभी मेन फोकस क्या है कि हमारा चैप्टर जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर हो, एक एक पॉइंट क्लियर हो, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में आया है और वो हमें समझ ही नहीं आया, है ना। तो अभी हमारा मेन फोकस इसी चीज पे है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक्स, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिए जाए, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेंदी जा रही है ना। और जैसे ही हम पूरा कर लेंगे उसके बाद जब फाइनल रिवीजन का टाइम आएगा उस टाइम पे हम 1 शॉर्ट वीडियो भी कवर करेंगे, सो दैट कि आपका जो है, एक बार आप ऐसे पढ़ चुके हो तो 1 शॉर्ट वीडियो की तो फिर आपको जरूरत जरूर पड़ेगी, क्यों? ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए उसको, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कुछ भी अपडेट्स दूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, है ना। और आप कोई भी पॉइंट, कोई भी कंसेप्ट, कुछ भी मिस ना कर दे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके थोड़ी।